हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक बार हिंदी वर्णमाला भाग दो लेकर आया हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, जैसा भी लगे अंत में कमेंट ज़रूर करें। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को हम लोग मूल स्वर भी बोलते हैं और लघु स्वर भी बोलते हैं। तो इसके नाम से ही पहचान है कि हर्ष मीन्स होता है छोटा। हर्ष मीन्स क्या होता है? छोटा होता है, यानी छोटे स्वर छोटा होता है। हर्ष में छोटा, मूल, लघु, छोटा, ठीक है, इन सब का मतलब ही छोटा होता है। और आ, अब यहाँ पे आया है, क्या आया है? आ, तो आ, छोटा आ, ठीक है, मूल स्वर हैं ये। ई, ऊ और री, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी पहले हर्ष स्वर पूछा जाए या मूल स्वर पूछा जाए या लघु स्वर पूछा जाए तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। या निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा, आपको टिक लगाना है इसमें। सेकंड होता है संधि स्वर, उसको दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, गुरु स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आ, संधि स्वर नाम से ही क्लियर है, पूरा नाम से क्लियर है, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए कि संधि स्वर यानी ऐसे स्वर जो संधि करके बने हों। तो आ है, तो भाई आ जो है, बड़ा आ, ये संधि किससे किया है? इसने संधि किया है छोटे आ और छोटे आ से। तो ये क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। तो इसने संधि किया है ना, तो इसने जब संधि किया तो इसका नाम पड़ गया क्या? संधि स्वर। इसी तरीके से ई क्या है? बड़ी ई। तो बड़ी ई संधि किया होगा इसने किसी से, यानी इसने ई और ई से संधि किया तो बड़ी ई बन गई। तो बड़ी ई को किसके अंतर्गत रख दिया गया? संधि स्वर, ये दीर्घ स्वर, गुरु स्वर। बात एक ही है तीनों की, ठीक है। सारे नाम मैंने लिख दिए हैं कि पेपर में कुछ भी पूछा जाए आप बता पाएँ, ठीक है। आप नोट्स कंप्लीट करिएगा अपनी। इसी तरीके से बड़ा ऊ दिया गया है इसमें, ये इसने भी संधि किया है ऊ धन ऊ से, तो क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। तो इस तरीके से ये संधि स्वर कितने होते हैं? संधि स्वर कितने होती हैं? तो संधि स्वर कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं। संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी होती है? 7 होती है। तो आगे चलते हैं। अब संधि स्वर के भेद भी होते हैं। संधि स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला होता है मूल दीर्घ सजातीय स्वर। अब इनको मूल दीर्घ बोलो या फिर सजातीय स्वर बोलो, बात एक ही है। पेपर में पूछा जा सकता है कि सजातीय स्वर कौन से हैं, या निम्न में से सजातीय स्वर किसको कहते हैं। निम्न में से सजातीय स्वर कौन से हैं? सजातीय, आपने गणित में भी सजातीय पढ़े होंगे, ठीक है ना, इसमें भी सजातीय आ गया। तो सजातीय मतलब जो समान स्वरों से संधि करके बने हों, समान स्वरों की संधि। अभी इसके पहले मैंने बताया है अभी आपको कि सजातीय स्वर जो ये, ठीक है, यहाँ पे तो सजातीय स्वर मैंने बताया कि जो समान स्वरों की संधि करके बने हो। तो समान स्वरों की संधि करके कौन बनते हैं? जैसे है आपका बड़ा, समान स्वर की संधि ये करता है इस तरीके से आ धन आ। अब बताइए आ और आ ये अलग अलग हैं क्या? एक ही आ तो है, ये वही है, भी ये वही है, भी ये। तो ये समान हुए हैं ना, तो इसको सजातीय बोलते हैं। समान स्वरों की संधि से बने या सजातीय स्वर, तो इसको क्या बोलते हैं? सजातीय। और आ क्या हैं? कैसे स्वर हैं? मूल स्वर भी हैं, इसलिए इसको मूल स्वर हो गए। और मूल स्वर के मिलके क्या बन गए? दीर्घ बन गए, इसलिए इनको दीर्घ बोल दिया गया। तो बात दोनों एक ही है, चाहे मूल दीर्घ बोलो चाहे सजातीय बोलो, ठीक है। अब इसमें जैसे ई आ गया है, बड़ा ई, तो ये भी इसी तरीके से बनेगा ई। तो ई धन ई, ये बन गया ई धन ई, तो आपका ई बन गया।
ये सजातीय स्वर हो गया, क्योंकि ई और ई क्या हैं, सजातीय स्वर हैं। ई और ई सजातीय स्वर हैं, और ई बन के बड़ी ई यानी दीर्घ हो गया। ई और ई क्या हो गया, दीर्घ, इसलिए इसको मूल दीर्घ बोला गया, क्योंकि मूल स्वरों से मिलकर बना है और इनको समान है, सजातीय स्वर बोल दिया गया। बात चाहे मूल स्वर की हो, दीर्घ स्वर दोनों एक ही स्वर हैं, अलग अलग नहीं है, नाम दो होते हैं, यानी दो तरीकों से इनको पूछा जा सकता है। नंबर 2 चलते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर, ठीक है। अभी हमने बताया है सजातीय स्वर के सिवा जो बचेगा, यानी जो सजातीय स्वर नहीं होंगे वही आपके संयुक्त स्वर, यानी संयुक्त। तो देखिएगा ए, क्या ए कैसे बनता है, किसकी संधि करके बनता है, जो सजातीय स्वर, जो सजातीय स्वर यानी जो समान स्वरों से नहीं बनते हैं, यानी असजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं, ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, यानी असजातीय स्वरों से, ठीक है। तो ए जो बनेगा वो आ धन ई क्या बन गया, ए बन गया, क्या बन गया, ए बन गया। अब इसी तरीके से आपका ए बनेगा, ओ बनेगा, आओ बनेगा, तो ए भी देख लिया जाए, ठीक है। तो ये बनेगा आपका जो ए है वो ए धन, ठीक है, ए धन आ, और ए धन आ मिलके क्या बन गया, आपका ए बन गया। तो ये देखो सजातीय स्वर तो है नहीं, समझ रहे होंगे, अब समझ गए होंगे आप लोग कि ए और आ ये सजातीय स्वर नहीं है, लेकिन इनकी संधि से एक बड़ा स्वर बन गया, ठीक है। तो ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है, संयुक्त स्वर के अंतर्गत रख दिया गया इनको। अब हम आगे चलेंगे, आपका ओ कैसे बनता है ये देखेंगे, ओ, ठीक है, ओ। तो ओ की संधि होती है आ प्लस ऊ, क्या बन गया, ओ बन गया। आ और ऊ, यहाँ पे सजातीय आ एक अलग है, ऊ अलग स्वर है, सजातीय नहीं है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर संयुक्त हो गए, ओ बन गया। इसी तरीके से ओ है और ओ बनेगा ओ, ये आओ हो गया। अब आओ भी बनेगा इसी तरीके से, ओ और आ, ओ और आ, ओ और आ, ये, ठीक है। ओ की संधि क्या होती है, ओ और आ, ओ और आ मिलकर क्या बन गया, ओ और आ मिलकर आओ बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, ध्यान समझिएगा, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर। तो बताया गया है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे तो उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्रयोग क्या है, किसी को पुकारते समय इसका प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर को लेकर लोगों के अपने अलग अलग मतभेद हैं, लोग अलग अलग हिसाब से इसको बताते हैं कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिलहाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो ये है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक उच्चारण किन स्वरों में उच्चारण किन स्वरों में, यानी दीर्घ स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो समय लगता है, उसमें कुछ भी समय लगता होगा, तो उससे भी ज़्यादा समय किसके उच्चारण में लगता है, कौन से ऐसे स्वर हैं कि जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा अधिक समय लगता है, ऐसे स्वर बताइए। तो ऐसे स्वर कौन से होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं, यानी दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लेने वाले स्वर कौन से हैं, तो वो हैं प्लुत स्वर, समझ रहे हैं। तो जैसे हमने कहा उच्चारण किया मोहन, क्या किया, उच्चारण मोहन, तो मो और यहाँ के बाद प्लुत स्वर का साइन बना और हन, मोहन। फिर हमने बोला राधा, तो देखो यहाँ पर भी रा आवाज़ तेज़ी से लेना पड़ा, तेज़ी से बोलना पड़ा, और धा फिर तेज़ी से हमको बोलना पड़ा, तो ये है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ शब्द भी आपको दे सकते हैं, बोलते हैं बताइए इसमें प्लुत स्वर कहाँ पे है, या फिर सीधा सा क्वेश्चन यही है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेने वाले स्वर कौन से हैं, सिर्फ ये एक प्रश्न यहाँ से आता है ये, तो कौन से हैं,
प्लुत स्वर हैं। अग्रस्वर क्या है? अग्रस्वर। अब अग्रस्वर की बात करते हैं। अग्रस्वर की परिभाषा नोट करिएगा आप लोग, ठीक है? पूरी नोट्स बनाइएगा, कुछ मेहनत करेंगे तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। पूरी नोट्स अच्छे से बनाइएगा, आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे आपको। तो अग्रस्वर की डिफिनेशन है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करे तो ऐसे स्वरों क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। जैसे है आपका ई, री, ठीक है? इस तरीके से जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्यस्वर, नंबर 3 पश्चस्वर। तो अग्रस्वर पहले हम लोग पढ़ेंगे अग्रस्वर, ठीक है? अग्रस्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे आपका ई, अब जीभ का अगला भाग कार्य कर रहा है, अगर जीभ को आप मूव ना करें ई को बोलते समय और बड़ी ई को बोलते समय, री को बोलते समय, ए और ए को, तो आप बोल नहीं पाएंगे। एक बार प्रयास करिए, ठीक है? आप इसको उच्चारण से समझ सकते हैं। ई, ए, री से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जीभ का ही प्रयोग होता है इसमें। मध्य स्वर में देखते हैं हम लोग। मध्य स्वर जो है आपका, मध्य स्वर की डिफिनीशन नोट करिए आप लोग। मध्य स्वर क्या है? मध्य स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। तो यानी जीभ का मध्य भाग कार्य करे, जैसे कि आ, क्या है? आ। अब आ को बोलते समय जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, ठीक है? नंबर 3 पश्च भाग। अब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन स्वरों को क्या बोलते हैं? पश्च स्वर बोलते हैं। जैसे कि है आपका आ, ठीक है? फिर है आपका ऊ, ठीक है? ओ, आओ। ये स्वर जो हैं इनको बोलते समय जीभ का पिछला भाग कार्य करता है, इसलिए इनको पश्च स्वर बोला जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ओष्ठ के आधार पर स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका व्रतमुखी, नंबर 2 है आपका, पहला है आवृतमुखी, दूसरा है व्रतमुखी, ठीक है? आवृतमुखी ध्यान से समझिएगा, हेडिंग से समझ पाओगे, नाम से केवल समझ पाओगे इसके। आ मीन्स नहीं, व्रत मीन्स गोल, मुख। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार यानी मुख गोलाकार नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? आवृतमुखी बोलते हैं। तो डिफिनीशन भी दी गई है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार अथवा आवृतमुखी नहीं होते हैं आवृतमुखी स्वर कहते हैं। बोल के देखिए, यहाँ पे बोल के देख लीजिए। जैसे कि आपने बोला आ, ठीक है? आ, तो मुंह गोलाकार नहीं हुआ यहाँ पे। ई, ठीक है? ई, यहाँ पर भी होंठ आपके गोलाकार नहीं हुए हैं, ठीक है? री नहीं हुए गोलाकार। इसी तरीके से ए, अब ए बोलेंगे तो क्या गोलाकार होगा? नहीं होगा। अब ए नहीं होगा ना। तो इस तरीके से जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें आवृतमुखी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका व्रतमुखी। नेक्स्ट क्या है? व्रतमुखी। तो व्रतमुखी स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों
जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार अथवा व्रतमुखी, यानी व्रत मीन्स गोलाकार मुख हो जाए, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? व्रतमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार हो जाते हैं उन्हें व्रतमुखी बोलते हैं। जैसे ऊ गोलाकार हुआ, ऊ को बोलते समय मुख बोलिए आप लोग, ऊ गोलाकार हुआ होगा, ऊ, फिर हुआ ओ, आओ, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका मुख खुलने। मुख खुलने की स्थिति के आधार पर, तो मुख खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना है। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? पहला है आपका, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संवृत स्वर, फिर है अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ये 4 टाइप हैं, एक एक पढ़ना है आपको। तो स्टार्ट करें। संवृत स्वर क्या होता है? ठीक है, संवृत स्वर क्या होता है? संवृत स्वर है आपका, डिफिनीशन नोट करिए इसकी। संवृत स्वर होता है मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार में आपको समझना है। नंबर 1 होता है संवृत स्वर, नंबर 2 होता है अर्ध संवृत स्वर, नंबर 3 विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, तो संवृत स्वर नोट करिए डिफिनीशन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जैसे है ई, सबसे कम मुख खुलेगा, ऊ, री। ठीक है, इसमें मुख सबसे कम खुलता है। इन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं संवृत स्वर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर की डिफिनीशन नोट करिए सभी। जिन स्वरों के उच्चारण में समृत स्थिति से कुछ अधिक मुख खुलता है उन्हें अर्ध समृत स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में समृत स्थिति से कुछ अधिक मुख खुलता है उन्हें अर्ध समृत स्वर कहते हैं। अब इससे कुछ अधिक, जैसे आपने ई बोला और ऊ बोला, ई और ऊ। ठीक है, अब विवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि इसमें से आ, क्या है? आ, तो आ, ठीक है, ए, आओ। इन स्वरों को बोलते समय आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा कि इनको बोलेंगे जब उच्चारण करेंगे इनका, तो आपको समझ में आएगा कि इनको विवृत स्वर क्यों बोला जाता है। डिफिनीशन से समझ में आ रहा है कि सबसे अधिक मुख खुले तो उन स्वरों को क्या बोलेंगे हम लोग? विवृत स्वर बोलेंगे। नंबर 4 है आपका अर्ध विवृत स्वर। नंबर 4 अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर क्या होता है? अर्ध विवृत स्वर की डिफिनेशन नोट करिए आप लोग। अर्ध विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। विवृत की तुलना में, यानी उसमें सबसे अधिक खुलता था तो उससे थोड़ा सा कम खुलेगा। जैसे कि आ, ठीक है, आ बोला, उससे थोड़ा कम, क्योंकि वो छोटा, बड़ा आ था, ये छोटा है। ए उसमें था, बड़ा ए, इसमें ए है तो छोटा कम बोलना पड़ेगा भाई। उसमें औ था और इसमें ओ, तो उससे कम ही तो आवाज़, उससे कम ही तो बोलना पड़ेगा। तो ये आपके हो गए अर्ध विवृत स्वर। अब हम चलते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, कौन सा स्वर किस स्थान, उच्चारण समय उच्चारण स्थान क्या है, किस स्वर का उच्चारण स्थान
क्या है। यहाँ से ध्यान समझिएगा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। पहले वर्ण और आपका है कंठ, उच्चारण, स्थान, ठीक है। तो आ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ देखो कंठ, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई तालु, क्या है? तालु है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु से हम लोग बोलते हैं इसको। ऊ इसका ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है, ओठ, क्या हो जाएगा? ऊ तो ऊ को बोलते समय मूविंग हो रही है तो ओठ पे हो रही है, और ये हो क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान? अगर ओठ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से री, क्या है? री, तो री को बोलते समय री, ठीक है, री, तो मूर्धा, क्या है? मूर्धा। ए, अब इसको ध्यान समझिएगा, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। ए मैंने पीछे भी बताया अभी कि कंठ प्लस तालु, ठीक है, कंठ प्लस तालु इसको बोलते हैं हम लोग। तो अभी बताया है जो ए है ये किससे संधि करके बनता है भाई? ए किससे संधि करके बनता है? मैंने बताया है आ और ई का संधि करता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है? ए। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए ये है, ये किसका उच्चारण स्थान है? कंठ का है। ये किसका उच्चारण स्थान है? कंठ का है, ठीक है, ये कंठ का हो जाएगा। और ई किसका उच्चारण स्थान है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु हो जाएगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? कंठ तालु, यानी कंठ आ का उच्चारण स्थान करते हैं तो ये आ जाता है, और इसका करते हैं तो ताल, तो इसलिए ए का क्या हो जाता है? कंठ प्लस तालु। इसी तरीके से अब है यहाँ पे ए, क्या है? इसका क्या होता है भाई? इसको भी देख लिया जाए, इसका क्या होता है? तो इसको भी हम लोग अभी पढ़े थे, आपको पीछे हमने इसको भी बताया है। इसका होता है ए धन आ, ठीक है। तो अब ए का अभी हमने बताया है कि इसका क्या होगा? ए धन आ, ठीक है, तो इसका तो बताया है हमने कंठ तालु, ठीक है, कंठ और ताल हो जाएगा। अब ओ को देखेंगे हम लोग, ओ को देखेंगे कि ओ का क्या होगा उच्चारण स्थान? ओ का क्या होता है भाई? तो ओ का होता है आपका, अभी बताया गया है, ओ आ और ऊ, ठीक है, आ और ऊ। तो आ का क्या होता है? कंठ। आ का क्या होता है? कंठ, तो ये हो जाएगा आपका कंठ, कंठ लिखा हुआ है। और ऊ का क्या होता है? ऊ को बोलते समय ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ है, क्या है? ओठ, तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओठ हो जाएगा, तो कंठ ओठ हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। वीडियो जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, वीडियो पूरा देखें आप लोग, जैसा भी लगे आप कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।